हिंदी व्याकरण में हम वर्ण विचार पढ़ रहे हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन जो वर्ण हैं, इनको भी अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो इनका वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं। तो इससे पिछले वीडियो में हमने व्यंजन वर्ग का वर्गीकरण देखा, उसमें प्रयत्न के आधार पर हमने वर्गीकरण देख लिया। उससे पूर्व स्वरों का भी वर्गीकरण देखा था। तो पिछले वीडियो आप अतिशय एकेडमी पर यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। पिछले वीडियो में हमने प्रयत्न के आधार पर देख लिया, आज पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। उसमें भी हम मुख के आधार पर देखेंगे, यानी बोलने से मुख के अंदर किस किस प्रकार का बदलाव होता है, कहाँ पर जीभ हमारी टच होती है। तो इस प्रकार के जो वर्गीकरण है उनको हम समझते हैं और देखते हैं। उच्चारण स्थान एक तरफ लिखा हुआ है, दूसरी तरफ वर्ण ध्वनि का नाम, यानी उच्चारण स्थान कौन सा है और उस वर्ण ध्वनि को हम क्या कहते हैं। तो व्यंजन वर्गों के वर्गीकरण में हम देखते हैं। सबसे पहले कंठे, यानी कंठ, जो स्थान से बोला जाता है कंठ से बोलने वाले वर्ण। तो कंठ से बोलने वाले वर्णों को कहते हैं कंठे वर्ण, यानी जो वर्ण ध्वनि का नाम है वो कंठे है। जबकि उच्चारण स्थान का पूछा जाए तो कंठ है। ये भी हमें ध्यान रखना है, परीक्षा में प्रश्न किसी भी तरह से घुमाकर पूछ लिया जाता है। तो कंठे ध्वनि है, यानी कंठ से बोले जाने वाले वर्ण है क वर्ग। क वर्ग के वर्ण, यानी क, ख, ग, घ, ण। जो हमारा स्पर्श व्यंजन का प्रथम क वर्ग है, वो सभी वर्ण व्यंजन वर्ण कंठ से बोले जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारी ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म वर्ण व्यंजन है, उसमें से है, उसमें से एक व्यंजन वर्ण है, तो वो भी कंठ से बोला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं तालु। तालु से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। तो तालु से बोला जाता है च वर्ग। ये क्रम से ही ध्यान रखना, कंठ, तालु, मूर्धा, दंते, अगर इनको हम क्रम से ध्यान रखेंगे तो इधर जो हमारा व्यंजन वर्णमाला है वो भी क्रम से ही याद रहेगी और क्रम से ही बोले जाते हैं। यानी कंठ से क वर्ग, तालु से च वर्ग। और साथ ही हमें अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन में से कौन कौन से इनमें शामिल किए गए हैं ये भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमने कंठ से देखा, तो ऊष्म व्यंजन में से है को शामिल किया गया था कंठ में। अब ऊष्म और अंतस्थ व्यंजन में से एक एक यहाँ पर तालु में शामिल किया गया है, यानी च वर्ग के साथ अंतस्थ व्यंजन में से यह और ऊष्म व्यंजन में से श, यानी प्रथम वर्ण अंतस्थ और ऊष्म का एक एक प्रथम वर्ण च वर्ग के साथ तालु स्थान से बोला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मूर्धा। तो मूर्धा में ट वर्ग, यानी पहले क वर्ग कंठ से, च वर्ग तालु से, उसके बाद मूर्धा से ट वर्ग, और इसी क्रम में हमारे व्यंजन वर्ण रहते हैं। और यही स्पर्श व्यंजन का जो स्पर्श व्यंजन का वर्ण का क्रम है वो भी इसी प्रकार से है। तो क, च, ट। अब ट वर्ग के वर्ण बोले जाते हैं मूर्धा से, और साथ में अंतस्थ और उसमें से एक एक व्यंजन वर्ण ले लिया। य के बाद आता है र, य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है, तो उसमें से य तालु के साथ और र मूर्धा के साथ। उसी प्रकार से ऊष्म व्यंजन में से श तालु के साथ और श मूर्धा के साथ। इसी क्रम में श शलगम और फिर श षटकोण। तो पहला दूसरा इसी क्रम में यहाँ आ रहा है, हमें ध्यान रखना है। और जो इसकी वर्ण ध्वनि है उसको कहते हैं मूर्धन्य। तालु की वर्ण ध्वनि तालव्य, कंठ की कंठ है। आगे देखते हैं दंते। तो दंते यानी जो उच्चारण ध्वनि है, उच्चारण स्थान दंत और ध्वनि दंते कहलाती है। तो इसमें दंत से बोले जाने वाला त वर्ग है, और त वर्ग के साथ ही अंतस्थ और उसमें में से ल और सस्लेट यानी स को शामिल किया गया है। तो एक एक इसमें आ रहे हैं अंतस्थ और उष्म के, दंत तक आते हैं। और फर्स्ट जो कंठ ध्वनि है, कंठे में उष्म में से ह ले लिया जाता है। तो यहाँ हमारे अंतस्थ और उष्म के भी साथ में आ रहे हैं, दंत के साथ त वर्ग, ल, स। और ओष्ठ में देखते हैं, ओष्ठ स्थान से जिसको वर्ण ध्वनि ओष्ठे कही जाती है, इसमें आएंगे प वर्ग और व, यानी वही शेष रहा है जो अंतस्थ व्यंजन में से शेष रहा, वह ओष्ठ के साथ बोला जाता है और है कंठ के साथ बोला जाता है। ये हमें ध्यान रखना है, कंठ में उसमें में से है ले लिया और ओष्ठ में अंतस्थ में से व अकेला है, और साथ में
प वर्ग। आगे नासिका व्यंजन वर्ण, नासिका व्यंजन वर्ण है तो ये है जो स्पर्श व्यंजन के अंतिम वर्ण, ण, य, ण, न, म, ये पांचों वर्ण नासिक के ध्वनि कहलाती है। आगे देखते हैं दंतोष्ठ, जो दांत और ओठ दोनों से बोले जाते हैं, उसमें शामिल किया गया है व और फ को। इसमें दो ही वर्ण है, दो ही व्यंजन वर्ण आएंगे, व और फ, और हम बोलकर भी देख सकते हैं। ये व और फ होठ से और दांत से बोले जाते हैं और इनकी वर्ण ध्वनि कहलाती है दंतोष्ठ। उसके बाद स्वर यंत्र, स्वर यंत्र इसको अली जिह्वा भी कहते हैं, इसमें आता है को अली जिह्वा भी कहते हैं। देखो ये अलग से है और कहा जाता है काकल्य, यानी जो वर्ण ध्वनि है वो काकल्य कहलाती है। आगे और देखते हैं तालव्य या तालुवट से, तो ये कौन से वर्ण हैं, इसमें कौन से शामिल होते हैं, इसको स्पर्श संघर्ष भी कहते हैं। और हमें ध्यान रखना है, परीक्षा में इसी तरह से आते हैं। हमने तालव्य वर्ण पढ़ लिया कि तालव्य वर्ण है च, परीक्षा में पूछ लिया स्पर्श संघर्षी व्यंजन में से निम्न में से स्पर्श संघर्षी व्यंजन है जो तालव्य भी है, तो हमें तालव्य याद है लेकिन हमें ये याद नहीं है कि स्पर्श संघर्षी भी है, तो वहीं हम कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन हमें ध्यान रखना है तालव्य, तालुवट से या स्पर्श संघर्षी व्यंजन एकमात्र च है, च वर्ग है, सॉरी च वर्ग के पूरे व्यंजन वर्ण जो तालव्य या स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। स्पर्श संघर्षी इनके बारे में हमने स्वरों में भी देखा था और आगे वर्गीकरण में भी देखा था। अन्य भाषाओं से ग्रहित, तो देखो ये महत्वपूर्ण तथ्य भी है और इन्हें जो वर्णों को वर्गीकृत किया गया है वहाँ भी देखते हैं, यानी वर्गीकरण में भी पूछा जा सकता है और महत्वपूर्ण तथ्य में भी देखा जा सकता है। तो अन्य भाषाओं से कौन से ग्रहित किए गए हैं वर्ण, अन्य भाषाओं से जो वर्ण ग्रहित किए गए हैं वो हमारी वर्णमाला में से ही हैं, परंतु अंतर यह है कि इन वर्णों के नीचे एक बिंदु वाला चिन्ह लगा दिया गया है, बाईं तरफ लगाया हुआ है, ध्यान रखना है ये चिन्ह, तो सब में एक एक बिंदु लगी हुई है। तो इन्हें हम अन्य भाषाओं से ग्रहित, विदेशी या आगत कुछ भी कह सकते हैं। तो ये है क, ख, ख, ग, घ, ज, फ, इस तरह से इनको बोला जाता है। आगे उत्क्षिप्त व मूर्धन्य, यानी उत्क्षिप्त हमने पढ़े थे अड़, अढ़, लेकिन ये ध्यान रखना है ये मूर्धन्य भी है। हमने देखा आगे जो व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण किया था उसमें हमने देखा था ट वर्ग मूर्धन्य है, तो ट वर्ग मूर्धन्य साथ में ये उत्क्षिप्त भी है। अब मूर्धन्य तो सारा ट वर्ग आता है, पांचों वर्ण आएंगे, लेकिन उत्क्षिप्त इनमें से कौन कौन से हैं, तो इनमें से उत्क्षिप्त है अड़ और अढ़। अब इनको अड़ और अढ़ इसलिए बोला जा रहा है कि इनके नीचे बिंदु है और ये विदेशी है। ट वर्ग में इनमें बिंदु नहीं होती है, ये हमें ध्यान रखना है, लेकिन ये मूर्धन्य है क्योंकि ये ट वर्ग की ही ध्वनियां हैं। आगे देखते हैं अल्प प्राण, अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं, न, म, र, ल, ये अल्प प्राण में आते हैं, जैसा कि हमने क्रम में देखा था 1 3 5 2 4 इस प्रकार से अल्प प्राण, महाप्राण और अघोष सघोष वगैरह पढ़े थे, तो उनमें हमने इनका वर्गीकरण देख लिया था। अब यहाँ अंतर क्या दिखाया जा रहा है, अल्प प्राण और महाप्राण, इनमें ये दिखाया जा रहा है कि न, म, र, ल अगर ये आते हैं तो ये तो है अल्प प्राण, लेकिन यही वर्ण नीचे आधा शामिल होकर के ह के साथ आता है, यानी ह के साथ आधा न, आधा म, आधा र या आधा ल या हलंत वाला आ जाए तो ये महाप्राण ध्वनि होती है, इन्हें महाप्राण में शामिल किया गया है। तो अल्प प्राण न, म, र, ल है, लेकिन अगर यही आधा आता है और ह के साथ आता है तो ये महाप्राण ध्वनियाँ हैं। इस प्रकार से इनको भी चार वर्णों को वर्णमाला में शामिल कर लेते हैं और इनकी संख्या बढ़ जाती है, यानी जो वर्ण है, मूल वर्ण कितने हैं वर्णमाला में, कल हमने देखा था मूल वर्ण और कुल वर्ण, प्रश्न आ जाए कुल वर्ण कितने हैं तो 52 और मूल वर्ण पूछा जाए तो मूल वर्णों की संख्या है 44। इस प्रकार से जो मानक वर्ण माने गए हैं हिंदी में 52 + 4, इनको अगर हम शामिल कर लेते हैं, +4 इनको कर लेते हैं, तो 52 के साथ जो महाप्राण ध्वनियाँ पढ़ी हमने ये चारों, तो इनकी संख्या 56 हो जाती है। तो ये तो व्यंजन वर्गों का वर्गीकरण देखा हमने। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं।
पहला, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। देखो यहाँ क्या बोला जा रहा है, मौखिक इकाई। अगर मौखिक इकाई पूछी जाए तो ध्वनि, और लिखित इकाई पूछी जाए तो वर्ण होती है, यानी वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ये हमने वर्ण की परिभाषा में देखा था। साथ ही हमें ये ध्यान रखना है कि अगर वो लिखित रूप में है तो वर्ण कहलाती है, और अगर मौखिक रूप में पूछा जाए तो उसे ध्वनि कहेंगे। सभी वर्णों को अक्षर कहते हैं। जो सभी वर्ण होते हैं उनको अक्षर भी कहते हैं। अब अंतर क्या है, लेकिन अक्षर को वर्ण नहीं कहा जा सकता। देखो ध्यान देने की बात यह है, लेकिन अक्षर को वर्ण नहीं कहा जा सकता। सभी वर्णों को हम अक्षर कह सकते हैं, लेकिन अक्षर को वर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लिखित वर्ण को, लिखित ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। री संस्कृत की तत्सम ध्वनि है। री संस्कृत की तत्सम ध्वनि है। हमने देखा है, पहले पढ़ा भी है कि जो री आता है वो अक्सर संस्कृत के शब्दों में आता है। तो संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं, तो री संस्कृत की तत्सम ध्वनि है। हिंदी में तत्सम रूप में ही प्रयुक्त होती है। अब देखो, जो हिंदी में इसका प्रयोग करते हैं तो वो तत्सम रूप में ही इसका प्रयोग होता है। यहाँ ये 2 है, ये 3, इनका नंबर कुछ मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। आगे देखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि नंबर कम, अंक गलत लिखने में आ गए। क, ख, ग, ज, फ, ये पांचों वर्ण अरबी फारसी के हैं। देखो पहले पढ़ा था हमने, ये वर्ण अरबी फारसी के हैं, माने जाएंगे, यानी हर ही अरबी फारसी के तो माने जाएंगे ही। ऐसा किसने कहा, माने जाएंगे, ऐसा किसने कहा। यहाँ ये पूछा जा रहा है कि ये जो वर्ण है अरबी फारसी के माने जाएंगे, ऐसा किसने कहा है, तो हमारा आंसर होगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। ये ध्यान रखना है, ये बहुत कम बुक्स में मिलते हैं ये प्रश्न। तो ये ऐसा कहा था राजा शिव प्रसाद हिंद ने। और एनसीईआरटी में देखो कौन कौन से वर्ण माने अरबी फारसी के, ख, ज, फ, जबकि आरबीएससी क, ख, ग, ज, फ 5 वर्णों को मानती है। आगे देखते हैं, अनुस्वार तथा विसर्ग। ये अ पे ऊपर बिंदी लगी है, ये अनुस्वार की है, और ये पीछे विसर्ग की 2 बिंदी है। कि सदैव 2 मात्रा होती है। हमें ध्यान रखना है, जब हम शब्दकोश में पढ़ेंगे, शब्दों को गिनना, मात्राओं को गिनना वगैरह देखेंगे, तो मात्राओं की गणना छंद में भी की जाती है। तो इनकी गणना करते समय हमें ध्यान रखना है कि ये गुरु मात्रा है, इनकी 2 मात्रा होती है। ये जो चिन्ह है ये गुरु मात्रा का होता है, और 2 मात्रा इनकी गिनी जाती है, अनुस्वार और विसर्ग की दोनों की, और इनका प्रयोग स्वर के साथ होता है। विकसित स्वर किसे कहते हैं, विकसित स्वर चंद्रबिंदु या अनुनासिक। देखो हमने देखा था जो अनुस्वार है वो तत्सम है, संस्कृत की है, जबकि चंद्रबिंदु का प्रयोग हिंदी में हुआ है, तो ये विकसित स्वर है चंद्रबिंदु। विकसित स्वर किसे कहा गया, चंद्रबिंदु को, और इसे अनुनासिक कहते हैं। वो अनुस्वार और ये अनुनासिक, चंद्रबिंदु को अनुनासिक कहते हैं। जिनके उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, इनका प्रयोग हिंदी भाषा में होता है, संस्कृत में नहीं, जैसा कि बताया गया है। ये अनुस्वार का तद्भव रूप है। हम जानते हैं कि ये अनुस्वार का तद्भव रूप है। हिंदी में एक वर्ण 2 चिन्ह नहीं लगते हैं। हिंदी में एक ही वर्ण पर 2 चिन्ह नहीं लगते हैं। देखो हमारी हिंदी वह है, उसमें एक वर्ण पर 2 चिन्ह नहीं लगते हैं। उनकी गिनती 2 मात्राओं में हो सकती है, लेकिन वर्ण पर 2 चिन्ह कभी नहीं लगते हैं। दूसरा, ताड़नजात या उत्क्षिप्त व्यंजन को स्वर रहित नहीं लिख सकते। इनको स्वर रहित नहीं लिख सकते, क्योंकि जब हम किसी भी वर्ण को स्वर रहित लिखते हैं तो नीचे हलंत लगाते हैं, नीचे हलंत लगाते हैं, या फिर उसको आधा लिखते हैं, जैसे क लिखा तो इस तरह से लिखा, पूरा नहीं। किसी में खड़ी पाई हटाते हैं, किसी में अलग तरीके से लिखते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है, जो ट वर्ग के या मूर्धन्य वर्ग के जो उत्क्षिप्त कहे जाते हैं वो दोनों व्यंजन आधे नहीं लिखे जाते हैं। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण तथ्य, और साथ ही वर्ण का वर्गीकरण जो आज समाप्त हो चुका है। इसके बाद
हम प्रश्नों की सीरीज भी लेके आते रहेंगे और शब्द विचार अगला टॉपिक चलेगा। तो शब्द विचार में हम जितना भी विस्तृत रूप है उसका, जितने भी विभाजन हैं उनको जितने भी भागों में बांटा है, उनके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन 4 प्रकार से बताया गया है शब्दों को, उनको देखेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। आपका कोई प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं होगा। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आपका परीक्षा से पहले कोर्स पूरा करा दिया जाएगा। व्याकरण के साथ साथ हम हिंदी साहित्य का इतिहास और जो 9वीं से 12वीं तक की बुक्स है उसमें से प्रश्न, मुख्य प्रश्न जो परीक्षा में जहाँ से पूछे जाते हैं, उन सबको हमारे वीडियोज़ में शामिल करेंगे। तो अभी जैसे व्याकरण चल रही है और व्याकरण सभी परीक्षाओं में आती है, तो सभी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है। तो वीडियो पूरा देखें, पूरा समझने का प्रयास करें। अगर समझ में नहीं आता है, जहाँ भी आपको डाउट है कमेंट्स में लिखें। इसके अतिरिक्त वीडियो को आप 2 बार 3 बार देख सकते हैं, आपको ज़रूर समझ में आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक अवश्य कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।